आज देश के अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें आई हैं वो बहुत दुख पहुंचा रही है। आज प्रदर्शन के नाम पर पूरे देश को बंधक बनाकर रखा गया। अग्निपथ योजना के विरोध में देश को आग में झोंक दिया गया। सड़कों पर विरोध का तमाशा चल रहा था। रेल की पटरियों पर बेबसी और अराजकता थी। इन पटरियों पर चलने वाली रेल धू धू कर देखिए आप तस्वीरों में जलती हुई दिख रही होगी। इस देश का सिस्टम मजबूर खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। जो सेना में भर्ती होकर देश सेवा करना चाहते हैं वो खुद इस देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे। जो सेना में भर्ती होकर इस देश के दुश्मनों से लड़ना चाहते हैं वो खुद देश के दुश्मनों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। शिकायत अगर सरकार के किसी आदेश से है तो रेल पर गुस्सा निकालने की क्या जरूरत है? क्या ट्रेन को आग के हवाले करके बेरोजगार युवा फौजी बन जाएंगे? और अगर मान लीजिए कल को फौजी बन भी जाते हैं तो क्या ये सवाल उन्हें ताउम्र नहीं कचोटेगा कि इस वर्दी के लिए उन्होंने ट्रेन तक जलाई, लोगों को परेशान किया, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया? ये सब हंगामावीर वो हैं जो अग्निवीर नहीं बनना चाहते। यानी इन्हें फौज में भर्ती का नया नियम पसंद नहीं आ रहा। इस नियम पर बहुत सारी बहस है, लाभ की, हानि की। फौज के कई पुराने ऑफिसर्स भी जवानों को सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती करने के खिलाफ दिख रहे हैं। ये बात सही है, हम भी लगातार इस बात को उठा रहे हैं। लेकिन क्या इसके लिए पूरे देश में तोड़फोड़ करनी चाहिए? ट्रेन और सरकारी बसें जला देनी चाहिए? लाखों लोगों को परेशान करना चाहिए जैसा कि आज हुआ है? अब उन लोगों के बारे में आप सोचिए ना, जिन्हें आज, कल या परसों यात्रा करनी है, उनकी ट्रेनें कैंसिल हो गई है। किसी के घर में शादी है, किसी के घर में कोई बीमार है, किसी के घर में कोई इमरजेंसी है, उनका क्या? सबसे पहले आज की हिंसा का अपडेट आप जान लीजिए। आज बिहार में कम से कम 10 स्टेशन पर ट्रेनों में आग लगाई गई। इसके अलावा कई और जिलों में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। इसके बाद बिहार के 12 जिलों में 19 जून तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। बिहार के अलावा तेलंगाना के सिकंदराबाद जंक्शन पर ट्रेनें जो खड़ी थी उनमें आग लगा दी गई। आज की हिंसा में बिहार के लखीसराय में एक व्यक्ति की मौत हो गई। तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई। 14 लोग घायल हैं। पश्चिमी रेलवे से बिहार और पूर्वी यूपी जाने वाली सभी ट्रेनें जो हैं वो कैंसिल हो गई हैं। प्रदर्शन की वजह से 94 मेल और 140 पैसेंजर ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी है। 140। कुल मिलाकर आज के प्रदर्शन का असर लगभग 340 ट्रेनों पर पड़ा है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ से भी अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद करने की खबर आ गई है। आज सबसे ज्यादा हंगामा और आगजनी बिहार में हुई। बिहार में हिंसा की शुरुआत कल ही हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार चौकन्नी नहीं थी। इस पर हैरानी है हम सबको। कम से कम 9 से 10 रेलवे स्टेशन पर बिहार में ट्रेनें जलाई गई है। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी आज जो कुछ भी हुआ उसी को आपको दर्शाएगी। क्या बेरोजगारी के लिए हम नहीं लोग जाते हैं? हम लोग देश सेवा करने के लिए जाते हैं। एग्जाम को जल्दी से जल्दी लिया जाए। उनका बाप का नौकरी है क्या? उनका बाप का नौकरी है क्या? क्या ट्रेन फूंकने से नौकरी मिल जाएगी? क्या दंगा करने से फौजी बन जाओगे? गुस्सा सरकार से है तो नुकसान राष्ट्र का क्यों? राष्ट्र की संपत्ति जलाने वाले भविष्य में सैनिक बनेंगे? फौज में भर्ती के नए नियम पर छात्रों का आक्रोश है, लेकिन क्या इसका रास्ता हिंसा ही है? प्रदर्शन के नाम पर बिहार को आज दंगाइयों ने बंधक बना लिया। हर तरफ ट्रेनें फूंकी गई। ये बिहार का दानापुर रेलवे स्टेशन है, जहां उपद्रवियों ने पहले खूब हंगामा किया, फिर स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में आग लगा दी और फिर स्टेशन भी जला डाला। प्रकाश कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए आप। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं दानापुर सिकंदराबाद ट्रेन की, जहां पर आप देख रहे हैं कि आग की लपटें जो है अभी भी निकल रही हैं और जो यहां कर्मचारी हैं रेलवे के वो दौड़ करके उस बोगी को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आग लगी हुई है। देखिए इतना यहां पर गर्मी है कि आप यहाँ थोड़ी देर के लिए खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि एक तो आग अभी भी निकल रही है, लपटें निकल रही हैं, धुआं भी निकल रहा है, और दूसरा कि
ये लोहे के होने की वजह से जो यहाँ से आग की तपिश जो है वो आपको बिल्कुल जो है वो एक तरह से परेशान कर सकता है आपको। दंगाइयों ने सिर्फ ट्रेन ही नहीं जलाई बल्कि स्टेशन को भी आग के हवाले कर दिया, हर सामान जला दिया। इंजन में आग, बोगी में आग, स्टेशन पर आग, तोड़-फोड़, बाहर गाड़ी में आग, चारों तरफ सिर्फ आग ही आग और पूरे आसमान में धुआं उठ रहा है। और अब आप देखिए कि पुलिस अब पहुंची है। जाहिर है कि इसको लेकर के सवाल तो उठेंगे ही कि इतनी देर तक आखिर पुलिस कहाँ थी। तो नहीं पुलिस पहुंची, बहुत देर तक कब्जे में था। पुलिस पहले से पहुंची हुई थी, संख्या कम था पुलिस का, तो ज्यादा थे, 2000 के आसपास। ये नहीं उम्मीद था कि इतना उग्र भीड़ हो जाएगी। दंगाइयों को इस बात से कहाँ फर्क पड़ता है कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। जरा देखिए, दूर दराज से जो लोग यहाँ आए हुए थे उन सब की किस तरह की स्थिति है। 6 बजे आए थे, हावड़ा जाना था हमको, कोलकाता जाना था। हाँ हाँ 6 बजे सुबह में आई। हाँ। तो आपको आज इस तरीके की स्थिति होगी ये जानकारी नहीं थी, नहीं होता तो हम आते ही नहीं। 6 बजे से आप यहीं पर हैं, हम्म, परेशान हैं। हाँ 7 बजे मेरा ट्रेन था यहाँ पे, बैठे थे, अब आएगा नहीं आया तो फिर हम फोर्स जो है वो लोग हटा दिए हम लोग को, हम लोग उधर चले गए। ट्रेन थी 11 बजे, 11:30 बजे से पटना इंदौर ट्रेन थी, वो भी कैंसिल हो गई। प्रदर्शन करना था तो आराम शांति से बैठ के करना चाहिए था ना, सरकार सोचती इस बारे में। फिर हमें ऐसा थोड़ी है कि आप डायरेक्ट जाकर स्टेशनों पे आग लगा रहे हो। दानापुर से पहले सुबह 10 बजे भी पटना जिले के ही फतुहा स्टेशन पर दंगाइयों ने एक ट्रेन जलाई थी। ये एक पैसेंजर ट्रेन थी जिसमें उपद्रवियों ने आग लगा दी। ऐसा लग रहा था कि ये उपद्रवी पहले से तय करके आए थे। यारा का कुल्हड़िया स्टेशन है। उपद्रवी पूरे मूड में है, इसीलिए मुंह पर कपड़ा बांध कर आए हैं। पहले तो बाहर प्रदर्शन किया, फिर मीडिया के कैमरों के सामने खुलेआम धमकी भी दी। सुनिए। कल झूठों का एथी लेकर हम लोग का एग्जाम नहीं हुआ और लास्ट में टीओडी लगा दिया गया और टीओडी हम लोग टीओडी के थ्रू नहीं दोगे थे। और ये हम लोग की यही मांग है कि एग्जाम कैंसिल हो गया है, एग्जाम पुनः फिर से लिया जाए। क्यों, उनका बाप का नौकरी है क्या? बाप उनका दोगा है? हम लोग खुद अपने मेहनत बल पे किए हैं, उनका बाप नौकरी नहीं देता है, हम नौकरी अपने लिए लेते हैं। बेरोजगारी के लिए हम नहीं लोग जाते हैं, हम लोग देश सेवा करने के लिए जाते हैं। हम लोग को तैयारी करने में लगभग 3 साल लगता है, तो हम 3 साल तैयारी करें, उसके बाद सिर्फ 4 साल हम जॉब करें। एनसीसी करने में उसके बाद हम बाहर निकले तो कुछ नहीं है। उसके बाद हम बाहर निकले तो क्या सरकार बोल रही है कि हम आपको IT सेक्टर में देंगे, तो हम क्या करेंगे? गार्ड का जॉब करेंगे, गार्ड की नौकरी के लिए हम दौड़ रहे हैं। अब इस धमकी के अंदाज के बाद अंजाम भी देख लीजिए। ये सभी उपद्रवी स्टेशन के अंदर दाखिल हुए और एक पैसेंजर ट्रेन में आग लगा दी। ट्रेन धू कर जल रही है, हर बोगी जल रही है। ये भी आरा जिले का बिहिया स्टेशन है। यहाँ ट्रेन में आग नहीं लगा पाए तो स्टेशन पर ही आग लगा दी। पूरे बिहार से आज ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। ये गया के पैमार स्टेशन की तस्वीर है। यहाँ भी एक पैसेंजर ट्रेन को उपद्रवियों ने फूंक डाला। धू कर ट्रेन जल रही है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। ये समस्तीपुर है। यहाँ सुबह सुबह अग्निपथ योजना का विरोध करने वाले पहुँच गए। इन्होंने स्टेशन पर 2 ट्रेनें जलाई। पहले मोहिउद्दीन नगर रेलवे स्टेशन पर गुवाहाटी जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन की 6 बोगियों को आग के हवाले किया। फिर बिहार संपर्क एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगा दी। इसमें ट्रेन की 4 बोगियां जलकर खाक हो गई है। ट्रेनों में जमकर तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई। स्टेशन से ये उपद्रवी बाहर आए तो कई वाहन पलट दिए, कारें पलट दी, खूब तोड़फोड़ और हंगामा किया। ये सुपौल है। यहाँ भी पहले प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन के बाहर हंगामा किया। फिर जब सहरसा से दरभंगा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन पहुंची तो उसे रोककर उसमें आग लगा दी। ट्रेन का इंजन धू कर जल रहा है। किसी तरह से ट्रेन के ड्राइवर ने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस आई तो पुलिस के ऊपर ही इन युवकों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। लखीसराय में तो सुबह सुबह ही हंगामा शुरू हो गया। यहाँ छात्रों ने विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन में पहले खूब तोड़फोड़ की और फिर इसमें आग लगा दी। यात्री किसी तरीके से अपना सामान लेकर पैदल ही चल रहे हैं। स्टेशन पर ट्रेनें फूंकी गई तो उस रूट पर जाने वाली बाकी ट्रेनें रोक दी गई। इससे यात्री खूब परेशान हुए।
परेशानी ही परेशानी है। देखिए ये गाड़ी जो है लखीसराय में जाना था, 7:35 में है, यहाँ घंटों रुकी हुई है ऑटो रिजर्व करके, जहाँ की 100 रुपया लगना चाहिए वहाँ 3000 रुपया मैं दे के आया हूँ। आज देख रहे हैं कि सारे लोग परेशान हैं, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं, बच्चे रो रहे हैं, पता नहीं है रेलवे को रोक रहा है, जो जहाँ है तोड़ रहा है, फोड़ रहा है। सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, कोई निर्णय लेना चाहिए। ये नालंदा की तस्वीर है। इस्लामपुर स्टेशन पर इन छात्रों ने इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस ट्रेन की 4 बोगियों में आग लगा दी। आग लगाने से पहले एसी बोगी में खूब तोड़फोड़ की और दंगाइयों ने लूटपाट भी की। पुलिस बहुत कम पड़ गई इनके सामने। कुछ एक उपद्रवियों को पुलिस दौड़ा भी रही थी। दंगाई किस तरह से सड़कों पर हंगामा कर रहे थे, आप जरा वो तस्वीर भी देखिए। ये बिहार के जहानाबाद की तस्वीरें हैं। देखिए कैसे पुलिस की गाड़ियों को लाठी डंडों से तोड़ा जा रहा है। जो भी रास्ते में मिल रहा है उसमें तोड़फोड़ कर रहे हैं और पुलिस बेबस है। किस चीज का डर लग रहा है बेटा आपको? अरे बेटा कोई बात नहीं बेटा, बैठ जाओ। किस चीज से डर लग रहा है बेटा? इन दंगाइयों के कहर की सबसे बेबस तस्वीर दरभंगा से आई। ये एक स्कूल बस है जिसमें बच्चे फंसे हुए हैं और रो रहे हैं क्योंकि बाहर आंदोलनकारी हंगामा कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे दहशत में रो रहे हैं। अरे बेटा कोई बात नहीं बेटा, बैठ जाओ। किस चीज से डर लग रहा है बेटा आपको? कोई बात नहीं, बैठ जाओ। आंदोलनकारियों का गुस्सा बीजेपी के नेताओं पर भी बरपा है। ये बेतिया है जहां सड़कों पर इन उपद्रवियों का तांडव चल रहा है। पहले रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ की, फिर पेट्रोल पंप को भी नहीं बख्शा और फिर गुस्सा फूटा बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल और बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर पर। यहां दंगाइयों ने खूब तोड़फोड़ की। सासाराम में भी उपद्रवियों ने बीजेपी के जिला कार्यालय पर जमकर तोड़फोड़ की। भारी पुलिस बल मौजूद था, लेकिन बावजूद इसके तोड़फोड़ हुई और बहुत हुई। इसके बाद इन दंगाइयों ने एक टोल प्लाजा को आग के हवाले कर दिया। रेल मंत्री गुजारिश कर रहे हैं कि रेलवे की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन छात्र मान कहाँ रहे हैं। निवेदन है सभी से, रेलवे आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, इसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट न करें और रेलवे की संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान न करें। ये आपकी संपत्ति, आप ही की सेवा के लिए है। रेलवे मंत्री की इस अपील का मानो कोई असर नहीं हो रहा। ये हिंसक प्रदर्शन रुक ही नहीं रहे हैं। बिहार में हुई इस हिंसा के बाद सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि इतनी हिंसा होने कैसे दी गई। इसे रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं थे? हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? क्या इस हिंसा का कोई राजनीतिक कनेक्शन भी है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं और इन आरोपों में दम इसलिए लगता है क्योंकि ये हिंसा किसी एक राज्य में नहीं हुई है, बल्कि पूरे देश भर में लगभग हुई है। अभी तक आपने बिहार का कोहराम देखा, अब दूसरे हिस्सों के हालात को जानिए। अब तक रेलवे को 100 करोड़ का नुकसान जो है वो हो चुका है। फौज में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का विरोध करने की आग दक्षिण भारत में भी फैल गई। ये तेलंगाना का सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन है जो हैदराबाद से बिल्कुल सटा हुआ है। यहाँ सुबह सुबह सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंच गए। प्रदर्शनकारी रेलवे स्टेशन पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। ट्रेनों के इंजन के आगे कबाड़ रखा गया था ताकि वो आगे न बढ़ सके। पहले तो रेलवे प्रशासन और पुलिस इन प्रदर्शनकारियों से बातचीत करती रही, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद अचानक से प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी।
सिकंदराबाद जंक्शन पर मौजूद ट्रेनों में तोड़फोड़ की गई और उसके बाद ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। थोड़ी ही देर में ट्रेनों की बोगियां धू-धू कर जलने लगी। लेकिन इन दंगाइयों की हिम्मत देखिए, उसके बाद भी ये स्टेशन पर डटे हुए थे। हाथों में तिरंगा लेकर ये प्रदर्शनकारी ट्रेन फूंक रहे थे। जिन ट्रेनों को जला नहीं पाए उनमें खूब तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ के निशान देखिए, सब कुछ बिखरा पड़ा है। ये जली हुई मछलियां हैं जिन्हें ट्रेन से पार्सल किया जाना था, लेकिन तब तक प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ स्टेशन के अंदर ही तोड़फोड़ नहीं की, बल्कि सड़क पर भी वाहनों को नहीं बख्शा। इसके बाद पुलिस बुलाई गई और पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा, लाठीचार्ज किया। लेकिन इस हिंसा की वजह से स्टेशन पर हजारों लोग फंसे रह गए। को ये अनसेफ लग रहा है ना यहाँ पे, तो अभी बाहर ही जाएंगे, बाहर ही सेफ लगेगा। ये ऐसा माहौल करना नहीं चाहिए क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरा बंद हो चुका है। अब हमें हैदराबाद से नांदेड़ जाने के लिए कुछ और अल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। बिहार से मैं एग्ज़ाम देने के लिए आया हुआ था यहाँ पे, सुबह से ट्रेन की वेट कर रहा हूँ। इसके बाद से ये स्थिति है, प्रॉब्लम है। फिर दूसरा अल्टरनेट भी नहीं है कोई यहाँ से जाने का, इससे प्रॉब्लम हो रही बहुत ज़्यादा। फिर सुबह से यहीं पे हूँ। ट्रेन में आगजनी यूपी के बलिया में भी हुई। सुबह सुबह प्रदर्शनकारी सड़कों और रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे। पहले तो इन युवाओं ने खूब पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अभी वर्तमान में करीब 100 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और उनको अभी सबको 151 के अंतर्गत जेल भेजा जा रहा है और उसमें इन लोगों को चिन्हित करके सारी सीसीटीवी की फुटेज देख करके चिन्हित करके फिर उसमें और धाराएं ऐड करके और सख्त कार्रवाई करते हैं। इसके बाद भी जब प्रदर्शनकारी नहीं रुके तो पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ ही पश्चिमी यूपी में भी प्रदर्शन हुआ। ये अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेस वे की तस्वीरें हैं, जहां सुबह सुबह ही प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया था, जिसकी वजह से एक्सप्रेस वे पर सैकड़ों की संख्या में वाहन फंस गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद प्रदर्शन हिंसक हो गया और इन प्रदर्शनकारियों ने यूपी रोडवेज की बसों में तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। धीरे धीरे ये हिंसा दूसरे इलाकों में फैलने लगी। ये अलीगढ़ के टप्पल की तस्वीरें हैं, जहां जट्टारी चौकी को इन उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। मथुरा में भी प्रदर्शन हिंसक हो गया। सुबह सुबह उपद्रवियों ने एक ट्रेन रोक ली थी, जिसके बाद प्रशासन उन्हें समझाने के लिए लगातार कोशिश करता रहा। थोड़ी ही देर में हिंसा शुरू हो गई, पथराव हो गया। पुलिस रोक भी रही थी, लेकिन पथराव लगातार हो रहा था। इस पथराव में एक बुजुर्ग दंपत्ति भी फंस गए थे। देखिए कैसे वो पत्थरों से बचकर भाग रहे हैं। वाराणसी में भी ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। ये एक सीसीटीवी वीडियो है, जिसमें प्रदर्शनकारी रोडवेज डिपो में घुसकर एक बस में तोड़फोड़ कर रहे हैं। इस आक्रोश को आप कैसे जायज ठहरा सकते हैं? किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पर जायज नहीं ठहरा सकते। प्रदर्शनकारी युवा जिस तरह से देश में आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं, उससे यह भी सवाल उठता है कि ऐसी हरकत करने वाले आखिर कैसे सेना का हिस्सा बन सकते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, एक तरफ देश की संपत्ति जल रही है, दूसरी तस्वीर में प्रदर्शनकारियों की हिंसा के शिकार वो आम नागरिक हैं, जिनकी रक्षा और सुरक्षा की कसम एक सैनिक को खानी होती है। लेकिन यहाँ तो तस्वीर ही उल्टी है, वही डरा रहे हैं नागरिकों को। जगह चल गए नहीं है। हम बुआ के जल्दी फोन कर दू बाबू, जल्दी फोन कर दू बाबू, हम बुआ के फोन कर दू बाबू। हम मर जाम, हम भीख मांगे का है बाबू। हमार बेटा बेटी सब हम भीख मांगे किया के पोता बाबू करावे थी। हमार बाबू के छोड़ दा बाबू। ये तर बेटा ना है, जा लोकल थाना में। ये महिला इसलिए परेशान है क्योंकि बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन पर जो हिंसा हुई उसके बाद इसका बेटा लापता हो गया। आम नागरिकों की चीख पुकार की ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं जो आज सामने आई हैं। अग्निपथ के आक्रोश में एक तरफ देश जल रहा है, दूसरी तरफ उन युवाओं के भी अपने सवाल हैं। मैं फिर कह रही हूं, हम ये मानते हैं कि आपके सवाल, आपका विरोध जायज है, लेकिन तरीका नाजायज है। पहले युवाओं के सवाल की संपूर्ण पड़ताल आप देखिए हमारी इस रिपोर्ट में और उसके बाद आगे की बात। हम
लोग सिर्फ 4 साल के लिए आर्मी में क्यों जाए? हम लोग को तैयारी करने में लगभग 3 साल लगता है और हम लोग का वैकेंसी कैंसिल कर दिया गया है। बोलिए हम लोग क्या करें? ये जो रूल है जो 4 साल के लिए किया गया है एक्चुअली ये रॉन्ग है। पुरानी प्रक्रिया थी उसी अनुसार हमारी भर्ती हो। एज भी बढ़ाया जाए, 21 से जो 21 वर्ष किया गया है उसको 23 वर्ष किया जाए, टीओडी वापस ही करना है। अग्निपथ पर आग है, सवालों का अंबार है और कंफ्यूजन की भरमार है। हालांकि इन सवालों के जवाब लगातार सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। पहले उन सवालों को देखते हैं जो स्कीम पर उठाए जा रहे हैं और फिर उनके जवाब तलाशेंगे। पुरानी भर्ती का नियम था, हम लोग को वही भर्ती चाहिए। हम लोग का सीई जो एग्जाम है 2 साल से हम लोग लड़का लोग को तबाह करके रखे हैं। कभी कोरोना है, कभी है। हम लोग 7 साल से मेहनत कर रहे हैं। एग्जाम 2 साल से भर्ती नहीं हो रही है। उसके बावजूद जो हम लोग का एग्जाम बचा वो एग्जाम भी कैंसिल हो रहा है। हम लोग क्या करें इस पर बताइए? 4 साल के लिए हम लोग सेना और बाकी फोर्सेज में रोजगार मिलता है लेकिन शर्तों पर मिलता है। उसके लिए बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसके अंदर भी वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और उसके बाद अगर आप अच्छा करेंगे तो आप में से 25% जो है वहाँ पर रिटेन किए जाएंगे। और साथ साथ बहुत से स्टेट्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि जो लोग आएंगे 4 साल के बाद उनको हम प्राथमिकता पर, वरीयता पर उनको अपने फोर्सेस के अंदर लेंगे। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग से युवा कैसे बॉर्डर पर दुश्मन से मुकाबला करेगा। हम लोग का एक ही वजह है, हम लोग 2 साल पहले सेना भर्ती का दौर मेडिकल सारा चीज क्लियर कर चुके हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, मेरा पास ज्वाइनिंग बाकी है और एग्जाम को पूरा कैंसिल कर दिया गया है। पहली बात तो ये जल्द से जल्द मेरा परीक्षा लिया जाए। दूसरी चीज टीओडी लागू कर दिया हुआ है, टीओडी को हटा दिया जाए और कम से कम उनमें 2 साल 3 साल का छूट दिया जाए। बस बात बाकी खत्म। हम लोग 4 साल के लिए हम लोग सेना में जाए, एनसीसी 3 साल करके 4 साल का नौकरी करने के लिए जाए। हमारे पास इमरजेंसी कमीशन चला था सन 61 के अंदर, 3 महीने की ट्रेनिंग थी। क्या हमारे इमरजेंसी कमीशन के अफसरों ने खराब काम किया क्या? सवाल ये भी उठ रहा है कि जब सिर्फ 4 साल की नौकरी के बाद एक सैनिक रिटायर हो जाएगा तो वो जिंदगी में क्या करेगा? एक बात बताइए, 4 साल के बाद हम युवा सर जाएंगे कहाँ? गैंगस्टर बनेंगे। यहाँ तो सर जो आर्मी से रिटायर होकर के आते हैं उसको तो नौकरी दे ही नहीं पाते हैं, तो हम लोग को कैसे दे पाएंगे? हम लोग जाएंगे तो चपरासी का नौकरी करने के लिए। हम लोग इस सीधी सी बात है, या तो भर्ती लो या तो हम लोग आर्थिक दे देंगे। करते बैठे हुए हैं। सो अगर आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई कर सकता है। खुद एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो 12 लाख कम नहीं है एक धंधा चालू करने के लिए। अगर वो आगे कोई गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है या प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो उधर भी जा सकता है। सो कहने का मतलब है उसके लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटी 4 साल के बाद होगा। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि 24 साल का युवा सेना से रिटायर होकर आता है और उसके पास करने के लिए कुछ नहीं हुआ तो वो गलत रास्ते पर भी जा सकता है। सबसे बड़ी पॉइंट ये है, उसको शक और डर रहता है कि मेरा 4 साल के बाद क्या होगा, और इसलिए वो जज्बा नहीं होगा। उसको नाम नमक और जो निशान की बात करते हैं कि जो जवान है वो अपनी जान हथेली पे लेके लड़ता है देश के लिए, क्योंकि उसको पता है पूरा देश उसके लिए खड़ा है। अगर उसका कुछ हुआ तो उसकी फैमिली को पूरा देश ध्यान देगा। मगर ऐसा इन 4 साल के लिए जो अग्निवीर आएंगे ये क्वेश्चन मार्क है। तो इसलिए हरदम उनका ध्यान अगले 4 साल के बाद होने वाले में लगा रहेगा। You know, the Agnipath scheme is a far-reaching progressive step that would result in transformation of armed forces. It will also provide an opportunity to the youth of our country to serve in the military for varied durations. जितने सवाल उतने जवाब। शायद यही वजह है कि सेना प्रमुख को भरोसा है कि प्रदर्शनकारी युवा स्कीम को अच्छी तरह समझ नहीं सके हैं और जब वो समझ जाएंगे तो शायद वो भी मान जाएंगे। उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और
भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और ज़रूरी है। थल सेना प्रमुख मानते हैं कि अग्निपथ योजना पर युवाओं का गुस्सा इसलिए फूटा है क्योंकि उन्होंने अभी स्कीम सही ढंग से नहीं समझी है और इसीलिए हमने अग्निपथ योजना की तुलना दुनिया के ताकतवर और विकसित सेनाओं के भर्ती मॉडल से की है। अब वो दुनिया भर के मॉडल आपके सामने रखने जा रही हूं, सुनिएगा। दुनिया की सबसे विकसित और ताकतवर सेना अमेरिका वो मानी जाती है। यहां एक सैनिक की प्रारंभिक भर्ती 4 साल के लिए होती है, फिर अगले 4 साल के लिए वो रिजर्व में रखा जाता है कि आप कुछ भी काम कीजिए, लेकिन जब भी आपकी जरूरत होगी हम आपको बुला देंगे। तो इस तरह प्रारंभिक भर्ती के बाद सेवा 4 से 8 साल की हो जाती है। अब अगर उसे फुल टाइम सर्विस देनी है तो ये उसकी इच्छा है और मेरिट के आधार पर भी उसका सिलेक्शन होता है। फुल सर्विस की जो अवधि है वो 20 साल की होती है अमेरिका में, और पेंशन भी 20 साल की सेवा करने वाले को ही मिलती है। जो सैनिक 4 से 8 साल की प्रारंभिक सेवा में रिटायर हो जाता है उसे केस टू केस बेसिस पर सुविधाएं मिलती है, दी जाती है। अब आइए चीन की सेना पर, उसके मॉडल पर। 2021 तक सेना में अनिवार्य सेवा हुआ करती थी चीन में, अब उसे खत्म कर दिया गया है। नए नियमों में एक सैनिक की शुरुआती भर्ती 8 साल के लिए की गई है। अब अगर सैनिक को फुल सर्विस देनी है तो पहले 8 साल में उसके प्रदर्शन और दूसरे इम्तिहान उसे पास करने होंगे। अगर 8 साल की सेवा से वो रिटायर हो गया तो सैनिक को फिर बैंक से कम ब्याज पर लोन दिया जाता है, टैक्स में भी कुछ रियायत उसे मिलती है, लेकिन पेंशन नहीं मिलती है। यूरोपियन देश में फ्रांस की बात कर लीजिए, वहां सेना में पहली भर्ती सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर ही होती है और कॉन्ट्रैक्ट महज 1 साल का होता है। 5 साल तक इसको बढ़ाया जा सकता है, प्रदर्शन के आधार पर यह बढ़ेगा। सैनिकों की ट्रेनिंग सिर्फ 3 महीने की होती है। सेना में फुल टाइम सर्विस के लिए सैनिक का पहले 5 साल का प्रदर्शन देखा जाता है और मेरिट के आधार पर उसका चुनाव होता है। फुल सर्विस की जो अवधि है फ्रांस में वो 19 साल है, अमेरिका में 20 थी, फ्रांस में 19 साल है, और पेंशन 19 साल की सेवा के बाद ही मिलती है। ये फ्रांस की बात कर रही थी। अब रूस पर आइए। रूस भारत का सबसे पुराना और बड़ा रक्षा पार्टनर है। यहाँ सेना में सेवा देना सभी के लिए अनिवार्य है और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम भी यहाँ पर काम करता है। पहली भर्ती के बाद सैनिक से 1 साल की सेवा ली जाती है, फिर उसे रिजर्व बटालियन का हिस्सा बना देते हैं। अब फुल सर्विस के लिए इसी रिजर्व बटालियन से मेरिट के अनुसार सिलेक्शन होता है। अगर शुरुआती सेवा से रिटायर आप हो जाते हैं तो सैनिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए आरक्षित सीट पाता है और वो मिलिट्री स्कूल में भी पढ़ सकता है अगर वो रिटायर हो जाता है प्रारंभिक में। इन सभी देशों का भर्ती मॉडल काफी हद तक अग्निपथ योजना से मिलता जुलता है और ये इसलिए किया जाता है ताकि सेना आधुनिक रहे, उसमें ज्यादातर युवा हो, यंग ब्लड हो। सेना को आधुनिक बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, जिसके लिए पैसा चाहिए, लेकिन भारत के मौजूदा सिस्टम में जो हमारी सेना है उसके बजट का तकरीबन 3/4 हिस्सा सैलरी और पेंशन पर ही चला जाता है। और आपके सामने पूरा टेबल है, साथ में आप देख लीजिए। आप सेना के बैलेंस शीट से ही समझ जाइए। थल सेना का मौजूदा बजट 3,06,000 करोड़ का है, थल सेना केवल, हाँ, जिसमें वो सैलरी पर 1,27,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। कुल बजट का ये 42% है, 42% है। पेंशन पर भारतीय थल सेना का खर्च 1,03,000 करोड़ है और ये बजट का 34% है। जरूरी खर्च 50,000 करोड़ सालाना है जो कुल बजट का 16% है। तो इस तरह 2,30,000 करोड़ सिर्फ सैलरी और पेंशन में खर्च हो रहे हैं जो कुल बजट का 76% है। अब आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन के लिए सेना के पास कितना बचा? सालाना 25,000 करोड़, बस कुल बजट का महज 8% बचता है। अब शायद आप भी ये समझ गए होंगे कि सेना का आधुनिकीकरण कितना जरूरी है और अग्निपथ योजना इस ओर बढ़ाया गया सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। अब यहां पर यह बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के इस हिंसक प्रदर्शन के बाद नुकसान हमें कितना हुआ है, क्योंकि विरोध कीजिए लेकिन नष्ट मत कीजिए संपत्ति को। नुकसान समझने के लिए पहले आपको रेलवे के कोच की कीमत पता होनी चाहिए, क्योंकि देश भर में जगह जगह इन्हीं को जलाया गया है। आपने भी रेलवे में यात्रा की होगी।
एक तो लाल रंग का मॉडर्न कोच होता है, इसको हम LHB कहते हैं, और दूसरा नीले रंग का एक कोच होता है जिसे ICF कहा जाता है। इनकी कीमत अलग अलग होती है, तो पहले आप इनकी कीमत जान लीजिए। तो LHB AC कोच जो है वो लगभग 3 करोड़ रुपए का पड़ता है। एक LHB नॉन AC कोच 2 करोड़ 25 लाख रुपए का पड़ता है। एक ICF AC कोच जो है वो 1.5 करोड़ रुपए का होता है। और अगर आप यही ICF नॉन AC कोच लेना चाहें, सरकार लेना चाहे या बनाना चाहे, तो 90 लाख रुपए उसकी कीमत होती है। आज प्रदर्शनकारियों ने इन दोनों कोच को नुकसान पहुंचाया है। आप तस्वीरों में देखते रहिए, बिहार हो, सिकंदराबाद हो, हर जगह इसी तरीके से कोच धू कर जले हैं। और हमारी रिपोर्टिंग के अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि जगह जगह हमारे रिपोर्टर्स मौजूद थे, हम उनके मुताबिक आज के इन सारे कोचेस को मिला दे जिनको जलाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे के कम से कम 45 कोच जलाए हैं। इनमें दोनों तरह के, यानी LHB और ICF दोनों तरह के कोच थे। हम इन कोच की औसत कीमत भी अगर निकाल लें कि अगर एक कोच मिनिमम 1.5 करोड़ रुपए का मान ले, तब भी रेलवे को 45 कोच जलने के हिसाब से 67.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 67.5 करोड़ रुपए का। इसके अलावा रेलवे के 3 इंजन भी जले हैं, और इंजन की भी मैं कीमत आपको बता दूं। एक इंजन 15 करोड़ रुपए का होता है और 3 इंजन जले हैं, तो इस हिसाब से 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और दोनों को अगर मिला दें हम, यानी 67.5 करोड़ रुपए और 45 करोड़ रुपए, तो निकला उसका जब जोड़ा आपने तो 112 करोड़ 50 लाख रुपए, यानी रेलवे को कम से कम 112 करोड़ रुपए का नुकसान आज ही हो गया हिंसा में। हमें पता है कि ये आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन हमने औसत के आधार पर यह आंकड़ा आपके लिए निकाला है। अब ऐसे में आप ही बताइए, ये तमाम युवा, आप कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, आपको देश की सुरक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी है, नागरिकों की रक्षा करनी है, उसकी संपत्ति को बचाना है। और अगर उसी नौकरी और वर्दी के लिए आप देश के नागरिकों को नुकसान पहुंचाएंगे, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, देश के तमाम उन चीज़ों को, रेलवे ट्रैक्स को, लाइंस को अगर नुकसान पहुंचाएंगे, तो आप किस हक से कहेंगे कि नहीं, मैं देश की सेवा करना चाहता हूं? क्योंकि शुरुआत में आपने वो किया है जिसने देश को शर्मसार किया है। और इसीलिए अग्निपथ योजना का मकसद जो है उसे समझने की कोशिश करना जरूरी है। सेना को जल्द से जल्द आधुनिक और युवा बनाना, ये एक नीयत है, लेकिन ये स्कीम अब युवाओं के गुस्से में फंस गई है, और इस गुस्से की जड़ में है भारत में रोजगार की कमी। बहुत महत्वपूर्ण बात, सेना की भर्ती जो रैलियां होती है उसकी तैयारी 16-17 साल की उम्र से ही युवा करने लगते हैं। कोचिंग में एडमिशन लेकर हजारों रुपए खर्च करके सेना में भर्ती की तैयारी ये बच्चे करते हैं। इसकी वजह है स्थायी नौकरी की चाह और रोजगार की कमी, परमानेंट नौकरी और उस नौकरी की कमी। सेना में जाने के लिए युवाओं के भीतर कितना क्रेज है, आप कुछ आंकड़ों से समझिए। और यह आंकड़ा मेरे पास 2020 का है। भारत की आबादी के लिहाज से बिहार राज्य की कुल आबादी है 9%, और इस राज्य से सेना में भागीदारी है 6%। इस तरह भारत की आबादी के अनुपात में हरियाणा की कुल आबादी है 2%, जबकि सेना में उसकी भागीदारी 6% की है। हिमाचल प्रदेश की आबादी भारत की कुल आबादी का कुल 1% है, लेकिन सेना में उनकी भागीदारी 7% है। मध्य प्रदेश की आबादी भारत की आबादी का कुल 6% है और सेना में भागीदारी 4% है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की आबादी 17% है, लेकिन सेना में यूपी की भागीदारी 10% है। आप समझ रहे हैं, और इसीलिए रोजगार की कमी और परमानेंट जॉब, ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैच नहीं कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।